हेलो फ्रेंड्स, एसके स्टडी रिसोर्सेज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सामान्य विज्ञान के 10,000 एमसीक्यू के इस 10वें भाग में हम लोग भौतिक विज्ञान से संबंधित कुछ चुनिंदा प्रश्नों को और उसके उत्तर को एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अभी तक पिछले भागों में भी हमने कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन किया है। जो लोग भी उन वीडियोस को नहीं देख पाए हैं वो भी जरूर एक बार देख लें, ताकि एग्जाम में उनका कोई भी प्रश्न न छूटे। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? बायोमास ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। सही उत्तर है नाभिकीय ऊर्जा, क्योंकि बाकी जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। तो सही उत्तर बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मात्रा और एसआई मात्रक, ये यूपीपीएससी 2022 में पूछा गया था। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता क्यूरी मात्रा है, तो क्यूरी मात्रा तो इसकी होती है, लेकिन ये एसआई मात्रा नहीं है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायप्टर ही होता है। ऊष्मा का जूल होता है और दबाव या दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। तो सही ऑप्शन होगा ए, क्योंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ की एसआई मात्रक बेक्यूरेल होता है। क्यूरी क्या है? यह एक पारंपरिक या मानक इकाई है जो पुरानी प्रयोगशालाओं या परमाणु भौतिकी में अब भी उपयोग होता है। और इसे मैरी और पियरे क्यूरी, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, और क्योंकि ये रेडियोधर्मिता के क्षेत्र में ऐतिहासिक खोजें किए हैं इन्होंने, तो इनके सम्मान में रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता को मात्रक का क्यूरी नाम रखा गया था। और क्यूरी और बेक्यूरेल के बीच में एक संबंध है। एक बेक्यूरेल जो होता है, एक बेक्यूरेल एक परमाणु विघटन प्रति सेकंड का बोला जाता है, और एक क्यूरी जो होगा 3.7 इंटू 10⁻10 बेक्यूरेल को बोला जाता है। और ये एसआई मात्रक की तरह अन्य भी यूनिट्स हैं मेजरमेंट्स के, जैसे सीजीएस सिस्टम होता है, सेंटीग्राम सेकेंड, एमकेएस पद्धति होता है, मीटर किलोग्राम सेकेंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकेंड, ये भी एक मेजरमेंट का प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान को एक विशेष डिग्री तक नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला उपकरण कहा जाता है? मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखता है, ऐसा उपकरण क्या कहलाता है? थर्मोस्टेट, थर्मामीटर, पायरोमीटर, थर्मोकपल। तो इसमें थर्मामीटर तो आप जानते होंगे, टेम्परेचर जैसे बुखारोग्राम मापा जाता है तो थर्मामीटर होता है। और पायरोमीटर हाई रेंज के जो टेम्परेचर होते हैं उसको मेजर करने के लिए, जैसे फर्नेस वगैरह में टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अदर इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है। और थर्मोकपल एक टाइप का सेंसर है जिसके द्वारा तापमान का मेजरमेंट किया जाता है। तो इसमें सही उत्तर होगा थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट के जैसे एग्जांपल है एयर कंडीशनर, एसी। टेम्परेचर एक सर्टेन रेंज में कंट्रोल करके रखा जाता है। रसोई उपकरण में जैसे ओवन वगैरह, रेफ्रिजरेटर में भी एक ठंडा के रेंज में रखा जाता है, तो इसलिए थर्मोस्टेट कहलाते हैं, मतलब एक सर्टेन रेंज में टेम्परेचर कंट्रोल करके रखेगा। और पायरोमीटर और थर्मोकपल के बारे में जैसा कि मैं बता दिया आपको। एक शाफ्ट की आवर्तन गति की निर्धारित करने के लिए डैश का इस्तेमाल किया जाता है। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर में तो गाड़ी में लगा होता है, उसका व्हीकल का स्पीड मापा जाता है। टैकोमीटर, एनीमोमीटर, क्रोनोमीटर। तो इसमें सही उत्तर टैकोमीटर होगा। टैकोमीटर से आवर्तन गति निर्धारित किया जाता है कि शाफ्ट किस स्पीड से घूम रहा है। और हवा की गति और हवा के दबाव को जो यंत्र मापता है उसको एनीमोमीटर कहते हैं। इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, किसी अन्य क्वेश्चन में एनीमोमीटर के बारे में पूछ देगा। और क्रोनोमीटर क्या है? ये एक प्रकार की घड़ी है जो विशेष रूप से समुद्र में देशांतर निर्धारित करने के लिए अत्यधिक सटीकता प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव को डैश से नापा जाता है? द्रव्यमान एवं घनत्व, किए गए कार्य, बल एवं क्षेत्रफल, बल एवं दूरी। सही उत्तर होगा बल एवं क्षेत्रफल। दबाव का एक फॉर्मूला होता है दाब, इसको पी से इंगित करते हैं। पी मतलब प्रेशर बराबर एफ मतलब फोर्स, बल, ए मतलब एरिया यानी क्षेत्रफल। तो दाब का फॉर्मूला होता है जितना बल लग रहा है उसमें क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे तो दाब मिल जाएगा। इसकी इकाई एसआई इकाई पास्कल होती है।
और इसे 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के रूप में भी परिभाषित किया जाता है। यानी कि 1 पास्कल कहेंगे तो इसका मतलब होगा 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका मतलब हुआ कि 1 न्यूटन का फोर्स 1 वर्ग मीटर एरिया पे लगाया जाएगा तो वो 1 पास्कल के बराबर वो दबाव जनरेट करेगा। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है यांत्रिकी, वेक्टर, वेग, परिमाण। सही उत्तर है वेग। वेग का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। डेल्टा एक्स हो गया ये उसका विस्थापन, यानी वस्तु की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ, और वो डेल्टा टी हो गया कितने टाइम में परिवर्तन होगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो उसका एक वेग निकलता है। निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है 3 इंटू 10⁻⁻8 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे फास्ट होती है, तो ये जो इसका सही उत्तर होगा डी, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 के बराबर होती है, याद रखना। और हवा में ध्वनि की गति 343.2 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जड़त्व यानी इनर्शिया जिसको बोलते हैं, इसका नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? वैज्ञानिक का नाम बताना है। न्यूटन ने, आइंस्टीन ने, जॉन डाल्टन या हॉकिंग ने? सही उत्तर क्या है इसका? न्यूटन ने दिया था इसका। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या दिया था? सापेक्षता यानी रिलेटिविटी बोलते हैं जिसको, उसके सिद्धांत को। इसका फॉर्मूला होता है E बराबर mc²। और जॉन डाल्टन परमाणु सिद्धांत से संबंधित हैं, ये भी याद रखिए। स्टीफन हॉकिंग ये ब्लैक होल और बिग बैंग का जो थ्योरी है उसको समझने में इन्होंने अहम योगदान दिया था। और न्यूटन के गति के पहले नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। ये भी एक महत्वपूर्ण है कि न्यूटन के किस गति को जड़त्व का नियम कहा जाता है, तो पहले नियम को। तो सही उत्तर आइजैक न्यूटन होगा। साबुन और डिटर्जेंट पानी के डैश को कम करता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी, पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, विस्तार, ताप क्षमता। सही उत्तर क्या होगा? पानी में साबुन डिटर्जेंट डालकर कपड़े धोते हैं, वो क्यों बिना साबुन डिटर्जेंट के कपड़े साफ नहीं होते हैं? उसका सही उत्तर है कि वो पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, इसलिए वो कपड़ों के अंदर उसमें घुसकर मैल को साफ कर देता है। तो सही उत्तर पृष्ठ तनाव होगा। किसी तरल के गाढ़ेपन या उसके बहने के प्रतिरोध करने की क्षमता को श्यानता कहते हैं, जिसको विस्कोसिटी भी बोलते हैं। और पृष्ठ तनाव की वजह से ही पानी के बूंदे गोल बनती हैं। और पानी पर मच्छरों के लार्वा तैरते रहते हैं, लेकिन पानी में मिट्टी का तेल छिड़कने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। इंफ्रारेड किरणें क्या है? अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, यांत्रिक तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे। सही उत्तर है विद्युत चुंबकीय यानी मैग्नेटिक वेव्स जिसको बोलते हैं। ये इसको इंफ्रारेड कैटेगरी में बांटा गया है। अनुदैर्ध्य तरंगे के अंदर में क्या क्या आता है? तरंग की गति दोलन की दिशा में ही होती है। वायु में जैसे ध्वनि तरंगे या अनुदैर्ध्य तरंग है। और अनुप्रस्थ तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे को अनुप्रस्थ तरंग हो सकते हैं। ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और यांत्रिक तरंगे जैसे ध्वनि तरंगे, पानी के तरंगे, पराश्रव्य तरंगे, तनी हुई डोरी का कंपन, ये सब यांत्रिक मैकेनिकल जिसको बोलते हैं वेव्स हैं। और विद्युत चुंबकीय तरंग जो मैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं, इसके अंदर में आते हैं हीट वेव्स यानी कि ऊष्मा तरंगे, रेडियो तरंगे, माइक्रोवेव और रक्त किरणें, दृश्य प्रकाश, पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा किरणें, ये सारे जो हैं विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं। और इंफ्रारेड का हिंदी होता है अवरक्त किरणें। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक यानी कंडक्टर नहीं है? चीनी मिट्टी के बर्तन, अल्युमिनियम, टंगस्टन, निकल। ये तो बहुत आसान सवाल है। ये पोर्सिलिन जो है इसका सुचालक नहीं है, क्योंकि ये अधातु है और धातु जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अधातुओं को विद्युत का कुचालक माना जाता है क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और कंडक्टर होने के लिए उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जरूरी होता है। तो सही उत्तर चीनी मिट्टी के बर्तन। बिजली की मोटर डैश रूपांतरित करती है।
यांत्रिक, ये किस टाइप की ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करती है? तो ये मोटर घूमता है तो मैकेनिकल ऊर्जा बन रहा है, यानी कि और ये मोटर चलता किससे? बिजली से चलता है। तो सही उत्तर सी होगा कि विद्युत ऊर्जा देते हैं उसको तो यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यानी यांत्रिक मतलब मैकेनिकल। तो सही उत्तर सी होगा। यांत्रिक ऊर्जा में जैसे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, और देखिए और भी कितने तरह की ऊर्जा होते हैं, तापीय ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, विकिरण ऊर्जा, रसायन ऊर्जा, केमिकल ऊर्जा हो गया, प्रकाश ऊर्जा, लाइट की भी ऊर्जा है, वेव्स की भी एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो टाइड्स जो समुद्र में आते हैं लहरें, उसके ज्वारीय ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा, भूतापीय मतलब जियोथर्मल एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण एनर्जी। तो ये डिफरेंट टाइप के एनर्जी हैं। एक जनरेटर डैश रूपांतरित करता है। जनरेटर से क्या मिलता है? बिजली मिलता है। बिजली को क्या बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। जनरेटर चलता कैसे है? या तो टरबाइन से चलाएगा, स्टीम से चलाएगा, या पानी से टरबाइन को चलाकर उससे बिजली पैदा की जाता है। तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर रहा है। तो सही उत्तर क्या होगा? ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हीट और तापमान एक ही बात है। शक्ति ऊर्जा का एक रूप है। चंद्रमा का कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। एक स्थिर गति पर चल रही कार का कोई त्वरण नहीं होता। कौन सा सही नहीं है? नहीं, कौन सा कथन सही है ये बताना है। तो सही उत्तर होगा डी। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती हुई एकमात्र घटना कौन सी है? प्रकाश का फैलना, व्यतिकरण, विसरण, ध्रुवीकरण। सही उत्तर है ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण क्या होता है? इसमें प्रकाश के दोलनों को एक दिशा में सीमित करने की प्रक्रिया को ध्रुवीकरण कहते हैं। जबकि स्कैटरिंग क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराती हैं तो विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। और व्यतिकरण और विसरण ये नॉर्मली सारे टाइप के जो भी वेव होते हैं, तरंग होते हैं, सब में ये पाया जाता है। तो और अनुप्रस्थ तरंग की खासियत होती है कि इसके जो माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं, इसीलिए इनकी दोलनों को दिशा को एक दिशा में सीमित किया जा सकता है। सो इसी वजह से प्रकाश जो है एक ट्रांसवर्स वेव है। निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? गति, बल का गुरुत्व, विद्युत प्रवाह, विस्थापन। सही उत्तर है सी, विद्युत प्रवाह। सदिश राशि में जैसे कुछ एग्जांपल है विस्थापन, वेग, बल, संवेग, कोणीय संवेग, ये सारे जो है सदिश राशि होती हैं, इसको याद कर लेना चाहिए। अदिश राशि में चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, ये सारे को अदिश राशि बोला जाता है। सदिश राशि एक्चुअली होता क्या है? ये ऐसी राशि होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ यानी क्वांटिटी के साथ साथ दिशा भी होती है। दिशा भी बताना होता है कि किस डायरेक्शन में इतना परिमाण है। और अदिश राशि में सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। डॉक्टरों द्वारा ठोस वस्तुओं को भेदने हेतु एवं हवाई अड्डों में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि तरंग, एक्सरे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, यांत्रिक। ये तो बहुत इजी सवाल है। इसका सही उत्तर बी होगा, एक्सरे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ट्रांसफार्मर, बैटरी, इलेक्ट्रिक जनरेटर, पहिए। ये भी सही उत्तर बहुत ही आसान है इसका। ये सही उत्तर बी होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में जो है इलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक में ही चेंज किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी नहीं है। पहिए में ये भी सही उत्तर नहीं है। डैश द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है? कंडेंसर, रेक्टिफायर, एम्पलीफायर, फिल्टर। सही उत्तर है रेक्टिफायर। कंडेंसर को कैपेसिटर भी बोलते हैं। एम्पलीफायर एक ऐसा उपकरण है जो सिग्नल के वोल्टेज, करंट या पावर को बढ़ाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उष्णता का कुचालक यानी बैड कंडक्टर है? लकड़ी, हीरा, पानी, जस्ता। सही उत्तर लकड़ी है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? ऑप्शंस हैं आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन की गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। आर्किमिडीज के सिद्धांत का प्रयोग जलयान या पनडुब्बी के डिजाइन में किया जाता है। बर्नौली के सिद्धांत का प्रयोग वायुयान के पंखे बनाने में। और न्यूटन के गति का नियम जो है ये द्रव्यमान और त्वरण से संबंधित है। सही उत्तर है पास्कल का नियम। पास्कल का नियम कहता है कि किसी बंद द्रव पर लगाया गया दाब समान रूप से सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित होता है। यही सिद्धांत ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक में काम करता है। जब ब्रेक पेडल पर लगाया गया दबाव ब्रेक ऑयल के माध्यम से चारों पहियों तक समान रूप से पहुंचता है। इसको आप इस
पिक्चर से समझ सकते हैं। ए पॉइंट पे जब दबाव लगता है तो इससे जुड़ी हुई जितने भी पॉइंट है, जैसे बी है, हर जगह ये समान रूप से दाब लगता है। लोहे की सुई पानी के सतह पर किस कारण से तैरती रहती है? ऑप्शन है पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। सही उत्तर है बी, सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के अन्य उदाहरण हैं पत्तों पर जल की गोल बूंदे। जब देखते होंगे बारिश में पत्तों पे पानी फंसा रहता है गोल बूंद बनकर, वो भी पृष्ठ तनाव के कारण होता है। जैसे कमल के पत्ते पर मच्छर या छोटे कीड़ों पानी के सतह पर चलते हुए, ये भी इस पृष्ठ तनाव के कारण ही चलते हैं, डूबते नहीं है वो। साबुन के बुलबुले का आकार जो होता है गोल होता है, स्फेरिकल होता है, ये भी रीजन वही है। पतली नलियों में जल का ऊपर उठना, जैसे पौधों में तने के अंदर जल का उठना इत्यादि। वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति के कारण है, इसका भी सही उत्तर पृष्ठ तनाव ही है। पेरिस्कोप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? साधारण शीशा, प्रिज्म, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। सही उत्तर है साधारण शीशा। पेरिस्कोप का यहाँ पे पिक्चर दिखाया गया है। साधारण शीशा का यूज शेविंग दर्पण, सोलर कुकर, कैलिडोस्कोप में भी किया जाता है। इसको बिल्कुल याद कर लीजिए कि किसी का भी यूज पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे प्रिज्म का यूज जो है नेत्र विज्ञान, ऑप्टिकल उपकरण और वास्तुकला जैसे कई क्षेत्रों में किया जाता है। अवतल लेंस यानी कॉन्केव लेंस का गैलीलियो का टेलीस्कोप जो है दूरदर्शी या निकट दृष्टि दोष में यूज होता है। इससे भी संबंधित प्रश्न बनते हैं कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस होता है, तो कॉन्केव लेंस होता है। माइक्रोस्कोप, इसमें उत्तल लेंस होता है। दूरदृष्टि दोष में कॉन्वेक्स लेंस होता है। कैमरे में भी उत्तल लेंस ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे एक अभिकथन ए और कारण आर दिया गया है। बिजली के तार आमतौर पर तांबे के बने होते हैं। रीजन बता रहा है तांबा एक अच्छा सुचालक है, सही विकल्प चुने। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है और आर ए की उचित व्याख्या है, ये सही लग रहा है। आगे देखते हैं, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की उचित व्याख्या नहीं है। सही उत्तर ए है। तो दोस्तों, अंत में टेस्ट योर नॉलेज, यहाँ पे मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। जिन लोगों को भी इन प्रश्न के सही उत्तर मालूम है वो कमेंट में लिख सकते हैं। पहला है, जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं? अरस्तु, डार्विन, लामार्क, पुरकिंजे। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, इनमें से कोई नहीं। थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर में उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से आप सही उत्तर कमेंट में लिखना शुरू कर दें। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों, आप यदि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहते हैं कि आपकी तैयारी हमेशा फोकस्ड रहे, ट्रैक पर रहे, सही डायरेक्शन में तैयारी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें साथ में, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न हो जाए। क्योंकि हर वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित फैक्ट्स को रिसर्च करके लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जिस पर आधारित प्रश्न सारे एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन दोस्तों।